हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी ग्राम के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमने 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकंड को डिफ़ाइन किया था। जब हमने 1 सेकंड को डिफ़ाइन किया था तो हमने देखा था कि किस तरह से दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होती हैं, और जब वो 9 करोड़ वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो उस 9 करोड़ वाइब्रेशंस में जितना टाइम लगेगा उसको हम 1 सेकंड बोल देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा, सीज़ियम की जो क्लॉक है वो सबसे एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है वर्ल्ड में। हालांकि जो हमारी नॉर्मल क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, ये सीज़ियम की नहीं बनी होती, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे एक्यूरेट क्लॉक तो सीज़ियम की बनी होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। जैसा आपको पता होगा कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। अब इसको डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है, बहुत आसान है। डेफिनेशन को नोट करने से पहले इसे आराम से समझ लीजिए। आप कोई भी दो तार के टुकड़े ले लीजिए और उनको एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दीजिए। अब आप उन दोनों टुकड़ों में से करंट पास करवाइए। अब उन दोनों तार्स के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर हम बात करें तो कोई ना कोई फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा। अब आप करंट को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाएंगे दोनों के बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा, और जब दोनों के बीच में फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जितना करंट इन वायर्स में से पास कर रहा होगा उसको हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा। हमने दो वायर्स के टुकड़े लिए, दोनों को 1 मीटर दूरी पे रख दिया, दोनों में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते गए दोनों के बीच में फोर्स बढ़ती गई। जब उस फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन के इक्वल हो गई तो उस टाइम पे जितना करंट इन वायर्स में से पास कर रहा होगा उसको हमने नाम दे दिया 1 एम्पियर। अब आप इसकी डेफिनेशन नोट कर दीजिए कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। हमने समझ तो लिया कि किस तरह से डेफिनेशन बनी है, एग्जैक्टली इसको लिखना कैसे है वो आप नोट कर लीजिए। 1 एम्पियर इज़ दैट कांस्टेंट करंट which when maintained in two straight parallel conductors of infinite length, negligible in cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between them a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। इसको हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। वैसे तो हम टेम्परेचर को अक्सर सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं या एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया होगा। हमने एक सिंपल थर्मोमीटर ले लिया।
चाहे वो मरकरी का होगा या अल्कोहल का होगा। हमने उस थर्मोमीटर को आइस के साथ टच किया। जैसे ही हम आइस के साथ टच करेंगे उस थर्मोमीटर का लेवल गिरेगा। जब वो एक कांस्टेंट लेवल पे आके पहुंच गया, हमने उस टेम्परेचर को नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने उसी थर्मोमीटर को उठा के पानी उबल रहा था उस पानी के बीच में रख दिया। उस थर्मोमीटर का लेवल फिर राइज होगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाकर पहुंच जाएगा। उस टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने उस 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्पैन था उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट हमारे पास बन के आएगा उसको हमने नाम दे दिया 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो हम डिफ़ाइन करते हैं 0 केल्विन। अब ये 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टाइम पे मॉलिक्यूल्स का कोई भी मोशन नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल शांत होंगे, उनके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम नाम दे देते हैं 0 केल्विन। और ये 0 केल्विन होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी आती जाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक स्पेशल टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बहुत ही स्पेशल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे वाटर की हमें तीनों स्टेट्स मिलती हैं, दैट इज़ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड वेपर, जहाँ पर हमें आइस से भाप उठते हुए दिखते हैं। तो ये इस टेम्परेचर पर हमें वाटर का ट्रिपल पॉइंट मिलता है। तो हम 1 केल्विन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? 1 केल्विन इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं 1 मोल। 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कंटेन करेगा जितना कि 12 ग्राम कार्बन करता है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। हमने क्या बोला कि 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा जो उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कंटेन करेगा जितना कि 12 ग्राम कार्बन एटम करता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे। 1 मोल जो हमने बात की ये इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के भी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं 1 कैंडला। 1 कैंडला जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये कैंडल से ही बनी है डेफिनेशन। तो इसमें क्या है कि एक कैंडल ली गई, वो कैंडल लाइट को एमिट करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, वो किसी एनर्जी में लाइट को रेडिएट करेगी। तो जब उस कैंडल की लाइट जो वो एमिट करेगी उसकी एनर्जी 1/683 वाट होगी और जो जिस लाइट को वो रेडिएट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़ हो जाए, उस टाइम पे जो चमक हमें मिलेगी उसको हम नाम दे देते हैं 1 कैंडला। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या बोला कि एक कैंडल ली गई, वो कैंडल डिफरेंट एनर्जी की लाइट को रेडिएट करेगी। अगर आप छोटी कैंडल लोगे तो कम एनर्जी होगी, अगर आप बड़ी कैंडल लेते हो तो वो ज़्यादा एनर्जी की लाइट को रेडिएट करेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है। तो जब एनर्जी हमें जो रेडिएट होके मिलेगी वो 1/683 वाट हो और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़ हो जाए, उस टाइम पे जो चमक हमें उस कैंडल से मिलेगी उसको हम बोल देते हैं 1 कैंडला, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। तो एग्जैक्टली इस डेफिनेशन को लिखना कैसे है आप नोट कर लीजिए। 1 कैंडला इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स
मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 Hz and that has radiant intensity in the direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन एक एंगल है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। इस तरह से हमने जितनी भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी सबकी डेफिनेशन को समझा, उन्हें याद करने का तरीका देखा, उनके पीछे हिस्ट्री क्या थी वो समझी। अब आप इन डेफिनेशंस को अगर आप 1-2 बारी पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएंगी और आप आसानी से याद भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी किसी डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।